Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says pollen banks are playing a very important role in promoting plant breeding program the world over. How are pollens preserved in the pollen banks? Explain. How are such banks benefiting our farmer? Write any two ways. So question में पूछा है कि pollen banks जो होते हैं ये कैसे एक important role play करते हैं in the breeding world, and how are pollens preserved in the pollen banks, and how are such banks benefiting our farmers. So the key concept here is pollen banks. So pollen banks क्या होते हैं? Pollen banks ऐसे बैंक्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग अपने pollen grains जो हैं उनको स्टोर कर सकते हैं for a longer period of time. So these are used for storage of pollen grains, and इनकी जो स्टोरेज होती है, सो pollen banks जो होते हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, एंड दे स्टोर pollens from various plant species that are collected and stored for longer period of time. So ये जो स्टोरेज होती है ये एक लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं होती है, लॉन्गर पीरियड के लिए देखी जाती है जनरली. एंड ये जो प्रिजर्वेशन होती है इन pollen banks में ये क्रूशियल होती है फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. So it helps in maintaining genetic diversity and availability of plant resources. So ये दो चीज़ों के लिए काफ़ी important देखी जाती है. And जो plant pollen banks होते हैं इनमें हम different type के जो pollens हैं उनको save कर सकते हैं. So next देख लेते हैं which is what is the role of these pollens in the preservation. What are the role of pollen banks in preserving? So अब next देख लेते हैं कि ये जो preservation होती है इसमें देखा जाता है that preservation of pollens in pollen banks, तो ये कैसे की जाती है. So इसमें generally देखा जाता है that दो मेजर स्टेप्स होते हैं. सो इधर यहाँ पे जो होता है मेन क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जिसको यूज करके स्टोर करा जाता है. बट बिफोर ये जो होता है ये एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन. एंड ये जो लिक्विड नाइट्रोजन, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है जनरली ये स्टोर करने का -196 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्या होता है, मेजर दो स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 1 आता है हमारा कलेक्शन एंड ड्राइंग. सो सबसे पहले जो होते हैं जो भी हमें pollen banks में pollens को स्टोर करना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारे pollens हैं उनका कलेक्शन करते हैं, ड्राई करते हैं टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट. सो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए इनको ड्राई करा जाता है, एंड इसकी वजह से जो होता है आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं होते. सो दिस प्रिवेंट्स आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन. एंड ये जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंशन होता है ये हेल्प करता है बाय विच के एंड ये जो आइस क्रिस्टल जनरली अगर फॉर्म हो जाते हैं तो ये सेल डैमेज कर देता है. नाउ इफ हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 हमारा होता है विच इज क्रायो प्रिजर्वेशन. सो क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, जो हमारे ड्राइड पॉलेंस होते हैं इनको एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर लो टेम्परेचर पर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है. सो जो हमारे ड्राई पॉलेंस होते हैं इनको स्टोर कर दिया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसकी वजह से जो हमारी वायबिलिटी होती है वो कभी कम नहीं होती. सो वायबिलिटी इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड ये एक लॉन्गर पीरियड तक जो है वायबल रहते हैं एंड कैन बी यूज्ड लेटर ऑन. नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट्स टू फार्मर्स. सो फार्मर्स को अगर हम दो मेन बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वो आएंगे हमारे. फर्स्ट वन इज एनहांस्ड प्लांट ब्रीडिंग. सो क्या होता है, जो pollen banks होते हैं ये enable करते हैं द प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ वाइड
वैरायटी ऑफ प्लांट्स, सो इसके वजह से जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग प्रिजर्व कर पाते हैं, एंड ये आता है अंडर एनहांस्ड प्लांट ब्रीडिंग। सो एनहांस्ड प्लांट ब्रीडिंग हमारा फर्स्ट बेनिफिट होता है, एंड इसमें देखा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम ये जनरली करते हैं फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। इससे जो होता है, एक हमें this allows plant breeders to access and use diverse pollen sources to create new plant varieties। इससे जो है हम न्यू प्लांट varieties को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर क्या होता है कि काफी जो हम डिजीज रेजिस्टेंस हैं ये सब भी जनरेट कर सकते हैं, लेट्स से डिजीज रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस। सो अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, सो वो हमारा देखा जाएगा विच इज क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। सो सेकेंड हमारा स्टेप सेकेंड हमारा जो बेनिफिट दिया गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी। नाउ इसमें क्या देखा जाता है दैट हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हम इनको स्टोर करते हैं, जिसके वजह से जो एंडेंजर्ड या फिर रेयर स्पीशीज होती हैं उनके हम जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स से कोई स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड होने वाली हैं, उनके हम जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। Another thing is that this ensures that even if certain plants become extinct in the wild, their genetic material is still available. So even though ये endangered species जो है ये extinct हो जाएंगी, इनका जो genetic material है वो आगे भी available रहेगा। So therefore this is the answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.